नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के हमारे इस विशेष कार्यक्रम चर्चा में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी। साथियों, 25 जून 1975 वही तारीख है जब सत्ता के नशे में डूबे एक परिवार और एक दल ने देश के संविधान, लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की बेरहमी से हत्या कर दी थी। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि संविधान की आत्मा को कुचलने की शर्मनाक घटना की याद है। जिस दिन भारतीय लोकतंत्र पर ताला जड़ दिया गया था, अखबारों की सुर्खियां सेंसर कर दी गई थीं, लाखों देशभक्तों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और जनता की आवाज को दबा दिया गया। मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई, लाखों लोगों को जेल में डाला गया, संसद और न्यायपालिका को दबा दिया गया। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अभय प्रताप सिंह यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है स्वदेश जी हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद वैसी। आजाद भारत के इतिहास में 25 जून को एक ऐसी घटना के 50 साल पूरे हो रहे हैं जिसमें 21 महीनों तक सत्ता का अतिरेक देखने को मिला था। उस अवधि में विभिन्न संस्थानों की नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था पूरी तरह विफल हो गई थी। आपातकाल पर राष्ट्रपति, कैबिनेट और संसद ने मुहर लगाई थी। आजादी के 25 साल बाद ही देश में जो कुछ हुआ उसे लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कैसे एक लोकतांत्रिक देश की संसद में कोई दल और नेता अपनी मजबूती और महत्वाकांक्षा का बेजा इस्तेमाल कर देश के लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान को तहस नहस कर सकता है। इसकी सबसे अनूठी मिसाल है आपातकाल यानी इमरजेंसी, जिसे इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 25 जून की आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत से अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के नाम पर पूरे देश में लागू करवा दिया, जिसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। देश भर में प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई और संविधान के अपने हिसाब से बदलने की पूरी कोशिश की गई। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल यानी DIR के तहत नेताओं को बंदी बनाया। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर, जो कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना उनके रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों तक को नहीं दी गई। जेल में बंद नेताओं को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। उनकी डाक तक सेंसर होती थी और मुलाकात के दौरान खुफिया अधिकारी मौजूद रहते थे। आपातकाल की शुरुआत में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया। इसके जरिए अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन करने, संघ बनाने और सभा करने की आजादी को भी छीन लिया गया। आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों और समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया। सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों PTI, UNI, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को खत्म कर एक नई समाचार एजेंसी बना दी। इसके साथ ही प्रेस के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी गई। कई संपादकों को सरकार विरोधी लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का को जब्त कर लिया गया। किशोर कुमार जैसे गायकों को काली सूची में डाल दिया गया और आंधी फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। आपातकाल के दौरान पुलिस अत्याचार और दमन आम बात थी। इस दौरान पुरुष और महिला बंदियों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों और जजों को भी नहीं बख्शा गया।
आपातकाल के सबसे बुरे प्रभावों में से एक था परिवार नियोजन के लिए अध्यापकों और छोटे कर्मचारियों पर की गई सख्ती। लोगों का जबरदस्ती परिवार नियोजन किया गया। परिवार नियोजन और सुंदरीकरण के नाम पर आम लोगों का काफी उत्पीड़न हुआ। सरकारी अधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार और मुख्य प्रतिद्वंद्वी राजनारायण को पराजित किया। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप के साथ राजनारायण अदालत गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द करते हुए उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में जा सकती थी, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थी। वहीं उस वक्त देश भर में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी थी। पूरा विपक्ष सड़कों पर था और इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांग रहा था। इस सब के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय ने उनके प्रधानमंत्री बने रहने की उम्मीद को खत्म कर दिया और फिर सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया, जो भारतीय लोकतंत्र में एक काले धब्बे के समान है। 25 जून की आधी रात से लागू आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। 21 महीने तक चलने वाला आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक तानाशाही रवैया था, जिसने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। इसके बाद हुए 1977 में चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। चर्चा की शुरुआत सुदेश जी आपसे करते हैं। आपातकाल लगाने के पीछे कांग्रेस की क्या तत्कालिक आवश्यकता थी? श्रेयास जी, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ से शुरू करूंगा। इंदिरा गांधी जी को 1971 का लोकसभा चुनाव में जीत चुकी थी और 352 सीटें उनको मिली थी। उस दौरान बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। अलग करने के बाद जब देखा देश में अपार स्नेह उनके पक्ष में दिख रहा था देशवासियों को, विपक्ष के पास कुछ था नहीं। 1967 के आसपास कांग्रेस से ही कुछ तोड़े गए विधायकों के साथ संयुक्त सरकारें कई राज्यों में बनाई इन्होंने, पर जनता इनके पास साथ नहीं थी। इनके पास कुछ था ही नहीं। जब कुछ नहीं था तो इन्होंने क्या किया, पहले गौरक्षा के नाम पर साधुओं के भेष रखवा करके कुछ कार्यकर्ताओं को लोकसभा पे हमला करने का कुचक्र रचा। उससे संतुष्टि नहीं मिली, कुछ हो नहीं पाया, तो फिर उन्होंने क्या किया कि छात्र नेताओं को उकसाया, यूनिवर्सिटीज़ में तोड़फोड़ की, मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ की, मंत्रियों को मारपीट की, उनके साथ उनके घरों के सामने प्रदर्शन किए, यहाँ तक कि कई लोगों की हत्याएं भी हुई। जब ये बहुत बुरी तरह से चल रहा था, उसी समय गुपचुप तरीके से इन्होंने देखा कि इसमें भी कुछ हो नहीं रहा है, तो गुपचुप तरीके से तय किया कि अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो रामलीला मैदान में जो सभा हुई, उस सभा में इन्होंने ऐलान किया कि देश की सेना और पुलिस सरकार की बात ना माने और तख्ता पलट कर दे। अब आप बताइए, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश कहे जाते हैं और उस लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखी जा रही थी। ये देखना मुमकिन नहीं था किसी भी प्रधानमंत्री के लिए। उस समय की जो मजबूरियां थी, उन मजबूरियों के चलते जो संविधान में अनुच्छेद 352 जिसका जिक्र हमने अभी सुना, वो इसीलिए रखा गया है कि अगर देश पे कुछ इस तरह के संकट आए तो ऐसे वक्त में मीसा लगाई जा सकती है उस अनुच्छेद के तहत। तो उन्होंने ये मीसा लगाई। वो मीसा बंदियों को जब जेल वो गए, एक ज़्यादातर 1 साल तक लोग जेल रहे और जेल में राजनीतिक कैदियों की तरह रहे हैं। वो उनको सारी सुविधाएं जो राजनीतिक लोगों को मिलती हैं वो सब मिली हैं। बाद में आगे उनको पेंशन मिली, ये सारी बातें सबने देखी हैं, लेकिन उसके पीछे हेतु यही था। अब आप ये कहेंगे कि मीडिया को जब बंद कर दिया था, तो इंडियन एक्सप्रेस उस समय बहुत बड़ा पॉपुलर अखबार था। उसके संपादक थे माथुर साहब। माथुर साहब विपक्षी दल के नेता थे। अब वो नेता थे तो ऐसी स्थिति में वो
उकसा रहे थे उस आंदोलन को अपने अखबार के माध्यम से। आप चाहें तो नवभारत टाइम्स की उस समय का राजेंद्र जी जो संपादक हुआ करते थे, वो उनका वो आप लेख पढ़ लीजिए। उन्होंने ये कहा है कि इंदिरा जी ने जो मीशा लगाई है, आपातकाल की जो स्थिति लाई है, वो देश की जरूरत थी। रहा सवाल आज विपक्ष इसके लिए मुद्दा बना रहा है बार बार। सच बात तो ये है कि वो एक घोषित आपातकाल था, आज तो अघोषित आपातकाल है। जहां भी सरकार के खिलाफ कोई भी पत्रकार आवाज उठाता है, किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए, उसकी हत्या कर दी जाती है। हम अगर मांग करते हैं, मांग करने वाला व्यक्ति, उसमें 50 तरह की कायमियां हो जाती हैं। अरे इंदिरा जी चाहती तो ईडी, सीबीआई इन सब का उपयोग करके लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती, लेकिन उन्होंने सीधा रास्ता अख्तियार किया कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत करेंगे। हम जो आज मौजूदा सरकार में चल रहा है, इस तरह की उनकी सोच नहीं थी कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से ये लोगों को हरिसमेंट करें, उनको परेशान करें, उनको घुटने टेकवाएं और उनको अपने पक्ष में लाने का कुछ चक्कर रचे। ऐसा कभी नहीं हुआ। इंदिरा जी ने हार स्वीकार किया, जब वो चुनाव हार गई 77 में, तो उन्होंने स्वीकार किया और बड़े आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ी। अब उसके बाद इंदिरा जी फिर उभर कर आई, ये पूरे देश ने देखा। अभय जी, 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किस आधार पर आपातकाल लगाया था और वो कौन सी परिस्थितियां थी? देखिए, ये आपातकाल स्वतंत्र भारत का सबसे काला अध्याय है। इंदिरा गांधी जी ने देश के साथ छल किया था। सभी जानते हैं कि राजनारायण जी की जो रिट याचिका थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, उस पर जब वहाँ जो न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा जी थे, उन्होंने जब उस पर निर्णय दिया और उन्हें अयोग्य घोषित किया, उनका जो चुनाव था उसको उन्होंने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग 14 ऐसे आरोप उनमें पाए थे, जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी जो उन्होंने वोटरों को जो है घूस है, ऐसे कई आरोपों के बाद उनका चुनाव का जो है परिणाम उन्होंने रद्द किया था और 6 वर्ष के लिए उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया था। इससे घबराकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसको रिट दायर किए। ये 12 जून को ये जो निर्णय आया, इसके बाद इन्होंने जो 24 रिट जाहिर की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 24 जून को जो सुप्रीम कोर्ट ने जब यथावत रखा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, उस पर इन्होंने जो है घबराकर, या तो ये कांग्रेस के किसी नेता को नेतृत्व दे देते तो वो जो है शासन चलता, लेकिन इन्होंने उससे घबराकर ये क्रूरता की सारी हदें लांघ दी और पूरे विपक्ष को, पूरी मीडिया को और यहां तक कि मौलिक अधिकारों का भी जो है पूरा का पूरा उन्होंने जो हमारे संविधान में जो जनता को मिलता है उसका भी हनन किया है। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं लोग उस समय की आपातकाल की। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विगत जो है आपके 12 जुलाई 2024 को संविधान हत्या दिवस हर वर्ष मनाने का यह जो है इसको लागू किया, जिससे कि आने वाली 21वीं सदी की पीढ़ी यह जान सके कि किस तरह इंदिरा गांधी ने विपक्ष का दमन किया था। मीडिया को, न्यायालय को, सभी को इन जो है हर तरह से उसके अधिकारों को सीमित कर दिया था। यहां तक कि बंदी प्रशिक्षण जो है, किसी को भी अगर आप जेल में बंद करते हैं तो उसको अवैध या उस तरह से आप जेल में बंद नहीं कर सकते, उसके लिए वो अपील का प्रावधान है, उसको भी रद्द कर दिया था। तो ऐसे सभी अमानवीय व्यवहार किए गए, कई ऐसी घटनाएं हैं। अटल जी, अडवाणी जी तो बेंगलोर गए थे संसदीय समिति में, उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण जी जो है वहां रामलीला मैदान से लौटे थे उस सभा करके, उन्हें वहां से उठा लिया गया गांधी मेमोरियल से जहां रुके थे। चंद्रशेखर जी पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले थाने में पहुंचे उनके पास, उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया। अनेकों कांग्रेस के अंदर ही अंदर बहुत बड़ा विध्वंस था, जगजीवन राम जी हो, अनेक लोग जो है इस समय आपातकाल के उस निर्णय से विरोध में थे। और आपातकाल 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में जारी किया गया। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि रात्रि में आपातकाल लगाया गया? और उसके बाद जब बताया गया इंदिरा गांधी को कि आपातकाल बिना कैबिनेट के मंजूरी के वैध नहीं है, तब 26 जून को अगले दिन कैबिनेट की मंजूरी ली गई। तो इसके प्रति इनकी मंशा दर्शाती है कि वो देश के विपक्ष को कुचलना चाहती थी और जो निर्णय आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उससे बचने के लिए वो रास्ता निकाल रही थी। जी अभय जी, क्योंकि स्वदेश जी अघोषित आपातकाल का आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, आपके समय में कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो स्वदेश जी का राजनीतिक आरोप है जी, लेकिन जो घटनाएं घटी जी, स्नेहलता रेड्डी बेंगलोर में वहां बंद थी वो आपातकाल में जी,
एक्टर हैं वो साउथ की, और उन्होंने कहा, अटल जी ने कहा, आडवाणी जी ने कहा कि रात को उनके सिहरने की आवाजें आती थी, चीखने की आवाजें आती थी। उनको केवल इस उसमें जॉर्ज फर्नांडिस के उसमें कि वो उनके जॉर्ज फर्नांडिस से उनके संबंध है, उनके लिए उनको टॉर्चर किया गया, बाद में उनके फेफड़े खराब हुए, गुर्दे खराब हुए, उनका निधन हो गया, और उनका कहीं भी इस गिरफ्तारी में उनका उल्लेख नहीं आने दिया। इस तरह की बेदनाएं दी गई। कई बहनें जो इस गिरफ्तार की गई वो प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट की स्थिति में भी उनको पैरों में बेड़ियां डाले रखी गई। ऐसे अनेक हमारे मध्य प्रदेश में 8,000 साढ़े 8,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। पूरे देश में तो लाखों गिरफ्तारियां उस समय हुई। कोई परिवार वाले मिल नहीं सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो उस समय 25 वर्ष की आयु में स्वयं सेवक के प्रचार रहते हुए अपने आप को ऐसे मीसाबंदियों के घरों पर पहुंचना, उनके परिवारों की देखभाल करना, उनके यहाँ दवाइयां पहुंचाना आदि कार्य उन्होंने बेस बदल बदल के किए हैं। जैसा कि कल माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनकी एक पुस्तक भी जो है द इमरजेंसी डायरीज यस दैट फोर्ज्ड ए लीडर, वे वर्ष जिन्होंने एक नेता को गढ़ा, उसका जो हमारी ब्लू क्राफ्ट की है उसका उन्होंने लोकार्पण भी किया है। वो हमारी युवा पीढ़ी को पढ़ना चाहिए, 21वीं वर्ष की से 21वीं जो हमारा सदी है कि युवा पीढ़ी को, कि उसमें क्या चुनौतियां थी और किस परिस्थिति में देश के लोकतंत्र की रक्षा मीसाबंदियों ने की है। इसका अध्ययन के लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ब्लू क्राफ्ट ने बुक लिखी है द इमरजेंसी डायरीज यस दैट फोर्ज्ड ए लीडर, इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। जी सुदेश जी, युवाओं पे यातना, महिलाओं पे यातना, बुजुर्गों पे यातना, क्या आप मानते हैं कि 1975 में आपातकाल लागू करना एक संवैधानिक जरूरत थी या राजनीतिक फैसला? संवैधानिक जरूरत ना होती तो इस तरह का कदम, मैं समझता हूं देश की आजादी में भाग लेने वाले जो भी वंशज हैं, मैं समझता हूं वो कभी नहीं कर सकते। सच बात ये, मेरे मित्र ने अभी कहा कि एक किताब का जिक्र किया है जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में ही नाम बताया उन्होंने, जबकि अमित शाह जी देश के माने हुए सेकंड नेता हैं, वो कहते हैं अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। अब ये बताओ वो किताब कहाँ मिलेगी जो हम पढ़ा पाए अपने बच्चों को? एक तरफ अंग्रेजी का इतना विरोध कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं। अब आप कहें आपातकाल की बात, तो इनकी आरएसएस के जो जन्मदाता हैं, मैं समझता हूं स्वामी प्रसाद मुखर्जी जी ने ही अपनी एक किताब में पत्र लिखा था कि किसी मुद्दे पर कि आपातकाल की आवश्यकता पड़े तो लगाना चाहिए। ये किताब का मैं फोटोकॉपी लेकर के आया हूं, इस पर फोकस किया जाए। तो सच बात यह है, जब हालात कुछ ऐसे थे, एक तरफ विचारधारा थी कि देश को बचाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए, दूसरी तरफ ये विचारधारा थी कि तख्ता पलट जैसी कार्रवाई की जाए। सेना से आह्वान कर दिया रामलीला मैदान से कि आप सरकार की बात ना माने और तख्ता पलट दें, पुलिस से आह्वान कर दिया। ऐसी स्थिति में देश को बचाना पहले था कि आपने कुर्सी को सोचते हैं आप? कुर्सी नहीं, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उसकी पहली जवाबदारी होती है कि सत्ता जाती थी तो चली जाए, चुनाव हारते थे तो हार जाएं, लेकिन देश बचाना हमारे लिए सर्वोपरि था। जी ठीक है। क्या कांग्रेस पार्टी आज आपातकाल की घोषणा को एक गलती मानती है सुदेश जी? हाँ, ये जरूर कहेंगे कि देशवासियों को ये बात रास नहीं आई और चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई। उस पराजय को देखते हुए हम समझते हैं कि वो गलत डिसीजन हो सकता है जनता के लिए। लेकिन सच बात यह है कि आज अघोषित आपातकाल है, इसकी कोई संवैधानिक घोषणा नहीं है, पर यह स्थिति है कि कोई बड़े से बड़े चैनल सच्ची खबर को दिखा नहीं सकते, बस प्रोपेगेंडा होता रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मैं बड़ी आदरपूर्वक कहूंगा, 11 वर्ष हो गए आज तक मीडिया के सामने नहीं आए। अब मीडिया के सामने नहीं आए, कैसे समझा जाए कि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की बात को आप सुनेंगे और देश के जनता को, आवाम को ये दिखाने की कोशिश करेंगे? आप कभी सामने नहीं आए, देश के मुद्दे नहीं, मन की बात करते हैं, जन की बात कभी सुनते नहीं है। तो पहले के प्रधानमंत्रियों में और आज के प्रधानमंत्री में जमीन और आसमान का अंतर है। जी, लोकतंत्र का काला अध्याय माने जाने वाला आपातकाल का दौर आज भी उस दौर के गवाहों को याद आता है तो दिल से हर उठता है। आपातकाल से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें साझा की उस दौर के संघर्षकर्ता तपन भौमिक ने, आइए सुनते हैं। देखिए, ऐसा है, इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 के रात के 12 बजे संपूर्ण देश में इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल में उन्होंने 3 चीजें कही कि भाई किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के जितने भी जो इनको प्रतिबंधित किया, ऐसे प्रतिबंधित संस्थाओं के सारे लोगों को जेल में डाल दिया, पकड़ करके। हम लोग भी आंदोलन करके जेल में गए
जेल में भारी अत्याचार हुए, थानों में लोगों को बर्फ के सिल्ली पे लिटा लिटा के मारा गया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको थाने में हर आधे आधे फीट पे एक एक लठ दिए गए, बर्फ की सिल्लियों पे अत्याचार की पराकाष्ठा। और ना कोई दलील, ना कोई अपील, ना कोई आप कोर्ट जा सकते हो, ना कचहरी जा सकते हो, और कितने दिन के लिए आप बंद हो गए ये भी नहीं मालूम। हशमत वारसी इसी जेल, भोपाल जेल से निकाल करके हमीदिया हॉस्पिटल में रखा गया। मैं भी मरते मरते बचा, मेरे को भी 62 दिन हॉस्पिटल में रखा, टाइफाइड हो गया था। कुल मिला करके ये केवल एक अनुभव ये बता रहा हूँ मैं आपको, उस समय जो अत्याचार हुए देश के अंदर, एक मुर्गे चोर को भी मालूम है कि 6 महीने बाद आऊँगा, लेकिन मिसा में जो गए उनका कुछ पता नहीं कब आएंगे। बाबूलाल जी गौर, कैलाश नारायण सारंग, कुशाभाऊ ठाकरे, उत्तम चंद इसरानी, सेवकराम सोमानी, शिवराज सिंह चौहान, मैं स्वयं तपन भौमिक, हम लोग तो छोटे थे, 11वीं में पढ़ते थे, शिवराज जी 11वीं में, संतोष शर्मा 9वीं में, हम लोगों को भी नहीं छोड़ा, पूरे समय जेल में रहे। 21 मार्च 1977 को जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने तब ये कानून हटा, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट, इसका जो दुरुपयोग हुआ। और दूसरी बात यह है कि संविधान पूर्ण रूप से समाप्त, संशोधन नहीं समाप्त। पत्रकारों के ऊपर अत्याचार, आपके जैसे पत्रकार वो तो मारे डालते। 37 पत्रकार तो मध्य प्रदेश में बंद थे, संपूर्ण देश में 350 पत्रकार। उस समय टीवी नहीं हुआ करता था, मध्य प्रदेश में टीवी था ही नहीं। तो समाचार पत्र पे सेंसरशिप, मैं हर पत्रकार वार्ताओं में, टीवी चैनलों में यही बोलता हूं, आप लोग लड़ो, सबसे पहले तो आपकी हत्या हुई। समाचार पत्र को पहले कलेक्टर पढ़ेगा रात को 12 बजे, अगर सब ठीक है इंदिरा गांधी के पक्ष में तो ठीक है, निकल सुबह पत्र से बटेगा ही नहीं। कैसा अत्याचार भाई, कौन सी स्वतंत्रता। तो आज जो है हम उसका 50वां वर्षगांठ है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, उस समय मैं 11वीं में था, आज मेरी ये स्थिति है, मैं 66 का हो गया हूं। तो जो बड़े थे वो कहाँ गए? सारे लोग, अधिकांश लोग, उनका देहांत हो गया, कुछ लोग तो जेल में भी मर गए। तो कुल मिला के बड़ा खराब दिन था, लेकिन हम इस दिन को संपूर्ण देश में मनाते हैं और हम कहते हैं कि दिन दोबारा नहीं आए। इसलिए लोकतंत्र सेनानी संघ, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक जिले में और जिला के अंदर बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं। हम लोग उस समय के प्रदर्शनी दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा रहे हैं, ताकि हर आदमी को ये पता रहे कि अत्याचार की पराकाष्ठा क्या थी। अभय जी, आपातकाल के दौरान की बात करें तो भारतीय जनसंघ और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया, और क्या आप उस समय की कुछ घटनाएं साझा कर सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया है कि आपातकाल केवल राजनेता, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुलिस के निशाने पर थे। राजनेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, पुलिस के निशाने पर थे। बंसीलाल जी, संजय गांधी वहां बैठकर दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर आवास पर सूचियां बनाते थे, पुलिस को देते थे, फिर उनकी गिरफ्तारियां होती थी। ये लगातार ये क्रम चलता था और ये दमन होता था। इसी बीच में संजय गांधी ने जो आपको पता है कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का 20 सूत्रीय कार्यक्रम का इसके आड़ लिया, उसके बाद नसबंदी का लिया, लाखों लोगों की नसबंदी इसकी आड़ में कर दी गई, झुग्गियां हटाई गई, जिसे जो है उन्हें शहंशाह भी कहा गया, आधुनिक शहंशाह की उपाधि भी दी गई। तो ऐसे अनेक काम जो अनैतिक काम थे, जैसा मैंने उदाहरण दिया स्नेता रेड्डी जी का भी, कि उन्हें एक्टर थी बेचारी को, उनको इतनी यातना दी गई कि उनको गुर्दे और उनके वो फेफड़े फैल हुए, उनका निधन हो गया। ऐसी अनेकों लोग थे जिनको जेल के अंदर अनेकों यातनाएं दी गई। मध्य प्रदेश में, प्रदेश में के बाहर ऐसे अनेक लोग जो संघ के लोग थे, जनसंघ पर और संघ पर तो बैन ही लगा दिया गया था, प्रतिबंधी लगा गया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवावस्था में, जैसा मैंने बताया, वेश बदलकर वो दिल्ली के चांदनी चौक से, वहां से उन्होंने सरदार की पगड़ी ली। वो सारे उनके किस्से उनके लोगों ने बयां किए हैं, मोदी स्टोरी में बताया है कि किस तरह से उन्होंने जो जाकर ऐसे परिवारों को जो है सहायता पहुंचाई, जिनके परिवार के जनों का, जिसका कमाने वाला व्यक्ति को अगर सरकार उठा ले जाए, पेपर छप ना पाए, जनसत्ता जैसे, इंडियन एक्सप्रेस जैसे पेपर एडिटोरियल की जगह को खाली छोड़ देते थे, एडिटोरियल को ब्लैंक
छापते थे, ऐसे इतनी ज्यादा यातनाएं हो रही हो, कानून आपकी बात न्यायपालिका को सीमित कर दिया हो, सुन ना रहा हो, प्रेस आपकी बात लिख ना रहा हो, कलेक्टर उसकी सुपरविजन कर रहे हो, तो कहां जो है सरकार के इस जो चक्र था, कुचल चक्र था, इससे बचने के लिए जो भी हो सकते थे संघ और हमारे स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं ने भूमिगत रहकर सारी मदद की, सारी लोगों के उन परिवारों को जिनके परिवार में कोई बीमार है, कोई तकलीफ है, उन परिवारों में जाकर उनकी मदद करने का काम किया। और इस लोकतंत्र के 21 माह के इस कालचक्र के दमन के कालचक्र को लोग भूल न जाएं, लोग याद रखें, इसलिए संविधान हत्या दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको जो है देश में मनाने का अनुरोध किया है। और अभी कैबिनेट ने कल 25 जून को दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी पूरी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भी पारित किया संविधान हत्या दिवस पर, उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। जी, आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर जो अंकुश लगे, क्या वह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत थे? नहीं थे स्वदेश जी? देखिए, सच बात यह है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का आपने नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक का नाम है रामनाथ गोयन का। आप गूगल सर्च कर लीजिए, वो विपक्षी दल के नेता थे और वो इस प्रोपेगेंडा में शामिल थे। और ऐसी स्थिति में देश में की स्थिति और खराब ना हो, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनको जेल में ये कह रहे हैं कि क्रूरता हुई है। जेल में क्रूरता नहीं हुई, इनको राजनीतिक जो गिरफ्तारियां जो आज हम देते हैं, लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, संविधान में जो व्यवस्था है, हमारी भी गिरफ्तारियां होती हैं तो गिरफ्तारी राजनीतिक रूप से होती हैं और उसी तरह से उनके साथ व्यवहार होता है। अब इसलिए उनको नजरबंद किया जाना या जेल में डालना है, इसलिए कि ताकि देश गृह युद्ध की स्थिति में ना आ जाए, क्योंकि ये पुलिस और मिलिट्री से आह्वान कर रहे थे कि तख्ता पलटिए, आप तो सरकार की बात मत मानिए। ऐसी दशा में सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था वो सब संवैधानिक था। बावजूद इसके इंदिरा जी ने सहर्ष इसको वापस लिया जब स्थितियां सामान्य हो गई, वापस लिया, सबको रिहा भी कराया समय पर। कुल मिलाकर के आज जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी बार बार इंदिरा जी पर आक्रमण कर रही है आपातकाल का हवाला देकर के, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो भाजपा के आज कद्दावर नेता हैं, सेकेंड नंबर के माननीय अमित शाह जी, इनको सुप्रीम कोर्ट ने नीरो कहा था। आप गूगल सर्च कर लीजिए, अभी दिख जाएगा, नीरो कहा था। जो दंगे हुए थे गुजरात में, उसमें उनको नीरो कहा था। और वो तड़ी पार भी थे, ये भी सर्च कर लीजिए आप। ऐसे लोगों के बारे में, वो आज गृह मंत्री हैं देश के, उनके बारे में तो अब कुछ बोल दीजिए तो ठीक रहेगा। मैं ये समझता हूं अघोषित आपातकाल और घोषित आपातकाल में जमीन और आसमान का फर्क है। आप देश को कुचलना चाहते थे, आपके पास कुछ था नहीं, इसलिए आप इस तरह का प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे थे ताकि सेना पुलिस सब खिलाफ हो जाए, पूरी मशीनरी खिलाफ हो जाए और तख्ता पलट हो जाए। तो दूसरे जो देशों के हम तख्ता पलट सुनते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था देश की चौपट हो जाए, विपक्ष ये चाहता था, इसलिए आपातकाल की आवश्यकता थी, ये उस समय की आवश्यकता थी। जी, अभय जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, इंदिरा गांधी जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम था आपातकाल। जी, उस समय जब आपातकाल चला तो अंधेरे में एक प्रकाश, जयप्रकाश के नारे के उद्घोष के साथ आपातकाल का विरोध किया गया। उन्होंने जब देखा इंदिरा गांधी जी ने कि पूरा देश एकजुटता के साथ उनके खिलाफ जा रहा है, तो उन्होंने विपक्ष का दमन किया। और दमन ऐसे नहीं किया, उन्होंने ये जैसे कह रहे हैं कि आपातकाल उन्होंने हटा दिया। उन्होंने आपातकाल कब हटाया? मैं अपने मित्र को ये बताना चाहता हूं, आपातकाल हटाया लोकसभा के चुनाव के बाद 23 मार्च 1977 को। 12 जनवरी 1977 को चुनाव की घोषणा की गई राष्ट्रपति जी के द्वारा, जो हमारे उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति थे प्रोफेसर दिन अली अहमद जी द्वारा घोषणा की गई 12 जनवरी को। 21 मार्च को परिणाम आए, पूरे देश में ये सिमट कर 153 सीटों पर रह गए जो 350 सीटों पर थे। ये 8 राज्यों में चुनाव हारे, ये पंजाब हारे, ये बिहार हारे, ये उत्तर प्रदेश हारे, ये हरियाणा हारे, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये एक सीट इनको आई। और उत्तर प्रदेश जहां ये 85 इनके सांसद थे, वहां एक भी सांसद इनका जीत कर नहीं आया। उसके बाद 23 मार्च को आपातकाल हटाया गया। आपातकाल में ही यह षड्यंत्र करके चुनाव कराए गए, क्योंकि इंदिरा गांधी को यह लगता था कि इन्हें ना तो आपातकाल में नेता मिलेंगे, ना उम्मीदवार मिलेंगे, ना इन्हें चुनाव के लिए जिस हिसाब से इनको बंद रखा गया है 21 महीने ना चुनाव के लिए इनको संसाधन मिलेंगे। ऐसे में अगर हम चुनाव कराते हैं तो कांग्रेस भारी बहुमत से आएगी। 30 साल से इनका राज्य था, पहली बार 77 में गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में आई। ये कह रहे हैं कि साहब कोई
आंतरिक सुरक्षा का खतरा जी। था, सेना को उकसा रहे जी। थे। सरकार में आप 30 साल से थे, कौन उकसा रहा था? जो है विपक्ष तो अपना उसका जो अधिकार था वो अधिकार का उपयोग कर रहा था। विपक्ष के साथ जो जातियां की जा रही थी, जनता के साथ जो जातियां की जा रही थी, जिसके लिए सरकार जनता चुन के देती है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा था, उनके अधिकारों के साथ अन्याय किया जाता, गरीब गरीब होता जा रहा था, अमीर अमीर होता चला जा रहा था। उनके अधिकारों के लिए विपक्ष आवाज लगा रहा था, उसका दमन करने के लिए आपातकाल लाए। उन्होंने देखा आपातकाल में कि ये गांधी नेहरू परिवार से ये सत्ता अब हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो है मोहर लगा दी है। उस परिवारवाद से बचने के लिए आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने लगाया। जी अभय जी, क्योंकि आपातकाल के समय विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और मीडिया सेंसरशिप पर अगर कहें तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, पूरा का पूरा आपातकाल केवल चुनावी डर से था। आपातकाल में इंदिरा गांधी को यह डर था कि कैसे हम सत्ता में वापसी करें। उसके लिए उन्होंने जो है पूरी मीडिया की सेंसरशिप कर दी कि कोई आलोचना ना छापे, कोई जो है आपातकाल के खिलाफ चल रहे आंदोलन को ना छापे, इसलिए उन्होंने पूरी सेंसरशिप कर दी। उन्होंने पूरा का पूरा अधिकार शून्य कर दिया, चाहे नागरिकों के अधिकार हो, चाहे प्रेस के अधिकार हो, चाहे न्यायपालिका के अधिकार हो। प्रेस को तो उन्हें जो चौथा स्तंभ किया जाता है उसको पंगु कर दिया। मैंने जैसे कहा कि कुछ लोगों ने तो एडिटोरियल ही लिखना बंद कर दिया और उसके बाद खाली ब्लैंक एडिटोरियल जाने लगे। उन्होंने पूरी तरह ऐसे दमन किया, इस तरह से शिकंजा कसा। बंसीलाल जी, संजय गांधी जी, रिकॉर्ड है। ये लोग किसको गिरफ्तार देश में करना है सूचियां बनाते थे, उसके बाद देते थे। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल जी का ऑन रिकॉर्ड है, जिन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारी मां का मिनिस्टर हूं, तुम्हारा मिनिस्टर नहीं हूं। संजय गांधी का उन्होंने इस विषय पर विरोध किया। तो ऐसे कई घटनाएं हैं जो कांग्रेस के अंदर भी इसका विरोध कर रहे थे। चंद्रशेखर जी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, वो गिरफ्तार हुए, जगजीवन राम जी हुए। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं उस समय के आपातकाल के, जो कांग्रेस के अंदर भी अंतर विरोध था कि आपात के खिलाफ थे। तो कांग्रेस, इंदिरा गांधी दमन करना चाहती थी विपक्ष का और लोकतंत्र का। ये काला अध्याय है, इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ी याद रखे, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। कोई भी पार्टी, कोई भी शासक, कोई भी सत्ता में आने वाला इस बात की पुनरावृत्ति ना कर सके। जनता और यहाँ की आने वाली पीढ़ी पुरजोर उसका विरोध करे। इसके लिए यह संविधान हत्या दिवस जो 12 जुलाई 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया, और इसके लिए हमने कल इसको अपन संविधान हत्या दिवस के रूप में केंद्रीय जो हमारी कैबिनेट है उसमें श्रद्धांजलि भी दी, प्रस्ताव भी पारित किया। ठीक है स्वदेश जी, एक तरफ जो है आप आपातकाल की घोषणा की जो आप कहते हैं कि वो गलती थी, आप मानते भी हैं, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि क्या इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया था? देखिए, आपातकाल के दौरान इंदिरा जी के मुखर आलोचक थे नवभारत टाइम्स के संपादक और मालिक राजेंद्र माथुर जी, मुखर आलोचक थे। उन्होंने लिखा, गूगल सर्च कर लीजिए, कोई भी बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने लिखा था कि इंदिरा जी तानाशाही नहीं थी, पदलोलुप नहीं थी, ये देश की उस समय की जरूरत थी। मुखर आलोचक अखबार ने लिखा। तो लिखने के बाद का अर्थ ये है कि इंदिरा जी ऐसी नहीं थी। होती तो जब लाल बहादुर शास्त्री बने थे उस समय से वो मुखर हो जाती, या कुर्सी छोड़, कोई भी तानाशाह कुर्सी छोड़ आसानी से छोड़ देता है क्या? बड़े चुनाव हार जाए, चुनाव होने नहीं देती। जैसे आज मोदी जी 400 पार की बात करते हैं, लोकतंत्र की लगातार हत्या होती है। मैं कहता हूं कि जो संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर 400 पार की बात करने से लोकतंत्र की हत्या का क्या मतलब? सुनिए, तो अब वहां ऐसे होती है बात कि ये कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, हमें 400 पार चाहिए, लेकिन देश ने स्वीकार नहीं किया। 240 करती है ना, इसमें संविधान की हत्या की क्या बात? नहीं, उन्होंने कहा था कि हमें संविधान बदलना है। उनका आशय ये था। उनके चाहे हेगड़े जी का बयान देख लीजिए या अमित शाह जी का देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने खुद भी कहा हमें 400 अब की बार 400 पार। सिर्फ आशय यही था कि हमें संविधान बदलना है। और इसकी तस्वीर का लोकसभा में दिखाई दी जब अमित शाह जी ने डॉक्टर 400 पार बोलने से किसी का आशय कहां से पता चलता है? आशय ऐसे पता चलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है अमित शाह जी ने, लगातार अपमान किया है। और आज भी मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में ग्वालियर न्यायालय के परिसर में अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाए जाना बिल्कुल प्रस्तावित है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व जो भारतीय जनता पार्टी से जिनके तार जुड़े हुए हैं, ऐसे तत्व उसमें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण चला गया है। अगर ये उपासक होते, लोकतंत्र के उपासक होते, ये संविधान के उपासक होते, उसको सहेजना चाहते, तो पहली बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं करते। दूसरी बात, इनकी सरकार है और ये
परेशान हो रहे हैं लोग, जो चाहते हैं कि उनकी मूर्ति ग्वालियर न्यायालय परिसर में लगे और आज लग नहीं पा रही है। कुल मिला के आपकी सरकार देश में है, आपकी सरकार प्रदेश में है, सब जगह आपकी सरकार है, पर ऐसा कौन सा लोचा है कि मूर्ति आज तक लग नहीं पा रही है। वो कांग्रेस लेकिन लगातार संघर्ष करती रहेगी, इनसे लड़ती रहेगी और संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत हम लड़ाई लड़ेंगे और संविधान को बचाते बचाते चाहे हमको प्राण भी आहुति देना पड़े अपनी, तो प्राणों की आहुति देंगे, पर संविधान को नहीं मिटने देंगे। अभय जी, देखिए 25 जून को 77 को जब इमरजेंसी लागू की गई, तानाशाही लागू की गई, तो 27 जून को एक अध्यादेश निकाला गया कि न्यायालय जो है मीसा एक्ट में बंद उनके जो कैदी हैं उनकी समीक्षा नहीं कर सकते। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि किस तरह से उनको जो है कैदी बनाकर वहां जो है रोक दिया गया। इसके बाद जैसा मैंने संजय गांधी को आपको दिया है, उदाहरण दिया है कि किस तरह से उन्हें आधुनिक शहंशाह कहा गया उस समय, किस तरह से उन्होंने अपनी जाति की, ऐसे अनेक उदाहरण आप देख लीजिए। यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में किशोर कुमार आए और जो है इसका इमरजेंसी का आपातकाल का गुणगान करें। किशोर कुमार जैसे गायक, भारत का लोकप्रिय गायक जिसको जो घर घर में सुना जाता है, उसको आकाशवाणी से, दूरदर्शन से बैन कर दिया गया। किशोर कुमार जी को मतलब सत्ता में आने के बाद भी प्रताड़ित किया गया, इन सब से हटा दिया गया। तो इस तरह के गतिविधियां कांग्रेस की उस समय इंदिरा गांधी की तानाशाही के ये जीवंत उदाहरण है कि किशोर कुमार जी भी पूरी फिल्मी हस्ती राग इंदिरा गाए, इसके लिए भी प्रयास किए गए। जब किशोर कुमार ने मना कर दिया तो उनके साथ यह व्यवहार किया गया। तो अनेकों ऐसे उदाहरण है। जब अटल जी छूट कर आए और रामलीला मैदान में जो मार्च में एक सभा हुई, तो यहां तक गिर गई कांग्रेस की ये सरकार कि उन्होंने यह घोषणा कर दी कि दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म दिखाई जाएगी। जिस दिन उनकी सभा होनी है, जनसभा होनी है रामलीला मैदान दिल्ली में, उस दिन उन्होंने कहा कि बॉबी फिल्म दिखाई जाएगी। लेकिन अटल जी जब वहां रात को 9:30 बजे अटल जी ने अपना उद्बोधन दिया और वो रात को तालियों के साथ उनका शुरू हुआ, फिर रात को 11 बजे तक बोले। उसमें उन्होंने एक पंक्तियां बोली थी जो मैं इस वक्त पर रखना जरूरी समझता हूं कि बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, खुली हवा में सांस तो ले ले, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। ये पीड़ा थी अटल जी की जो उन्होंने 1977 में रखी। बॉबी फिल्म चला दी दूरदर्शन पर के साथ जो है भीड़ ना जा पाए, लोग उनको सुनने ना जा पाए। तो इस तरह की जातियां लगातार की गई। और जैसा मैंने कहा, चुनाव भी आपातकाल के दौरान ही कराए गए। चुनाव परिणाम, लोकसभा के परिणाम आने के बाद आपातकाल इस देश से हटा। जी, आपातकाल की 50वीं बरसी पर कटनी जिले के मीसा बंदियों ने जेल में झेली यातना याद की। उनका कहना है कि लोकतंत्र को कुचला गया, मौलिक अधिकार छीने गए। प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया और संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया। मेरा नाम अशोक शर्मा है। मैं आपातकाल के दौरान जबलपुर इंजीनियरिंग इकाई में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और मेरे साथ शरद यादव, सुखदेव यादव, संतोष शर्मा, देवास बनर्जी, मोहन शुक्ला इत्यादि सब लोग बंद थे। और मेरे को 5 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और एक बार खाने पे कुछ झगड़ा हुआ तो हम लोग को जो फांसी कोठा है उसको गुना खा गया। और गुना खाने में हर 3 घंटे में हमारी तलाशी होती थी। हमारी घड़ी, बेल्ट सब उतरवा लिए गए थे और उसमें सिर्फ फांसी वालों को देश को उसका नाम होता फांसी कोठा। गुना खाने में हम लोग 3 दिन रहे। 3-4 दिन हम लोग को धनतेरस दिन निकाल दिया, बोला आप लोग को हम नहीं रख सकते, आपको अब ग्वालियर जाना पड़ेगा। और दिवाली के 4 दिन बाद हम लोग को निकाला गया एक एक करके अलग अलग। और क्योंकि मोहन शुक्ला को डॉक्टर ने लिख दिया कि नहीं फिट नहीं है, तो उनने उसकी जगह पे विभास बनर्जी को लगा दिया हम लोग के साथ। हम लोग तीनों लड़के थे। विभास बनर्जी बुजुर्ग आदमी थे, इनके साथ हम लोग को पता चला कि हम लोग रात को जब ग्वालियर पहुंचे तो पता चला हम लोग ग्वालियर में रखा गया। और ग्वालियर में भी हम लोग को डाकुओं की बैरक में रखा गया जो डाकुओं के लिए बनी थी। इसमें मलखान सिंह, बड़ा छोटा मलखान, बड़ा मलखान और साहब सिंह, कई दो जो थे उनके साथ रखा गया था। और 4-5 महीने बाद फिर हम लोग को जेल के अंदर शिफ्ट किया गया। मैं
आपातकाल में मीसा के अंतर्गत मीसाबंदी था और तब मेरी उम्र 22 साल रही। 25 जून को आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया। लोकतंत्र की हत्या करते हुए हम गांव-गांव से और शहर-शहर से जो विरोधी दल के, कांग्रेस के विरोधी दल के जितने भी कार्यकर्ता रहे गांव और शहर। सुदेश जी, आपने कहा कि जिन लोगों ने तख्ता पलट की का जो है समर्थन किया या उनकी जो चाहत थी वैसे लोगों को जेल में डाला गया, लेकिन नसबंदी की बात करें तो ये कहां तक उचित था? क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ये सच में एक जो है घोषित आपातकाल था और पूरी एक सोची समझी साजिश थी सरकार की? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं चाहता था इस तरह का सवाल होना चाहिए। सच बात यह है कि जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के जो बुजुर्ग हुआ करते थे, जिन्हें हम बुजुर्ग कहेंगे आज तो, या कुछ लोग हैं ही नहीं अभी, जिस सब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब देश आज़ाद हुआ तो देश में एक सुई नहीं बना करती थी और देश को ऊंचाइयां पकड़ाना, उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें प्रदान करना, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति लेकर आना ताकि किसान हमारा समृद्ध हो, जय जवान जय किसान का नारा देना, ये सब कांग्रेस ने किया है। इसके लिए क्या है, आबादी एक बड़ी समस्या थी। आबादी इतनी बड़ी समस्या थी तो परिवार नियोजन की पॉलिसी आई। उस पॉलिसी में हम दो हमारे दो एक नारा चला। उस नारे के तहत क्या हुआ, नीचे तबके के लोगों ने जो जबरिया कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की जो कोशिश की, उनका तो ये था कि इम्प्लीमेंटेशन इसका होना चाहिए, लेकिन ये नहीं था कि आप जबरिया करें। तो जो बिचौलिए हैं, मतलब बीच के अधिकारी हैं, उनने जिस तरह का काम किया है वो जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उसी की वजह से हमें नुकसान भी हुआ, पर सच बात यह है वो कार्यक्रम आज भी चल रहा है। हम दो हमारे दो का नारा जरूर कोई नहीं लगाता है, लेकिन सबके दो बच्चे, मैं समझता हूँ मेरे भी दो बच्चे हैं, मैं 63 साल का हो गया हूँ। अभय प्रताप सिंह, आप बता दीजिए आपके कितने बच्चे हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कम बच्चे होंगे तो हम उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सारी चीज़ें सब अच्छे से कर पाएंगे, उनका लालन पालन अच्छे से कर पाएंगे, उनको किसी मुकाम पर पहुँचाने में पूरी भूमिका अदा कर पाएंगे। क्योंकि हमारे सोर्स ऑफ इनकम इतने नहीं है कि हम बहुत सारे बच्चे पैदा करने के बाद इस तरह का कुछ कर ले पाएँ। वो अलग बात है कि बच्चे पैदा होना ना होना सब ईश्वर की देन है, लेकिन सच बात यह है कि सरकार की मंशा सही थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से हुआ, इसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। ठीक है सुदेश जी, लेकिन हम दो हमारे दो के नारे को साकार करने के लिए अगर नसबंदी का जो है रास्ता अपनाना पड़े तो ये उचित नहीं है। अभय जी, ये जो नसबंदी का एक समय चला था आपातकाल के समय, जो लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई जा रही थी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, उस समय तो बहुत क्रूरता की गई, यहाँ तक कि दिल्ली में एक रुखसाना सुल्ताना का भी विषय आया था जो करीबी थी संजय गांधी की। 70,000 से ज्यादा तो वहां पर झुग्गी झोपड़ी हटा दी गई। मैंने उसमें आपको बताया था आधुनिक शहंशाह कहा गया संजय गांधी को। लोगों ने टारगेट पूरा करने के लिए बिन ब्याहे, जिनको मतलब जिनका ब्याह ही नहीं हुआ, उनकी भी नसबंदी कर दी। इस तरह की क्रूरता पकड़ पकड़ के की गई। इसके बहुत जो है उदाहरण हैं और वो तो इतिहास में लिखे गए हैं कि उस दौर को, नसबंदी वाले दौर को भी किस तरह से देश ने भोगा है। तो इस तरह के सारे तानाशाही वाले जो काम थे वो उस समय इन्होंने करने के प्रयास किए थे। आपातकाल के विरोध में जिन नेताओं ने जेल की यातनाएं सही, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य, उनकी भूमिका को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, माननीय अटल जी, माननीय आडवाणी जी, माननीय मधु दंडवते जी, ये लोग तो संसदीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में बेंगलोर गए थे, इनको वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। जेपी आंदोलन में माननीय हमारे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेपी आंदोलन हो, हमारे नानाजी देशमुख हो, इनके इस आंदोलन के नेतृत्व में उन्होंने सभी ने काम किया है। कईयों ने जो है प्रत्यक्ष रूप से गिरफ्तारियां देकर किया है, कईयों ने जो है भूमिगत रह के किया है। कई समाचार पत्र जो ऐसे निकलते थे जिनको गुप्त रूप से बांटा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे लोग, इन्होंने अपनी भूमिका गुजरात में निभाई। तो अनेक लोग जो थे देश में, आडवाणी जी हो, अटल जी हो, मधु दंडवते जी हो, ऐसे वरिष्ठ नेता, 600 से ज्यादा प्रमुख विपक्षी नेताओं को इन्होंने, जो प्रमुख नेता थे, लाखों लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन 600 से ज्यादा विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां की थी। उस दौर में हमारे इस नेतृत्व ने देश के लोकतंत्र को जिंदा रखा, इनकी यातनाओं को सहा, लेकिन घुटने नहीं टेके। और जब फिर बाहर वो निकले तो आपने देखा कि एक नया भारत बना और उसमें जो है कांग्रेस, इंदिरा गांधी खुद हार गई, संजय गांधी खुद हार गए, ये 8 राज्यों में हार गए, इन्हें जनता ने जवाब दिया।
जी, जेपी आंदोलन का क्योंकि आपने जिक्र किया, जेपी आंदोलन और उनके प्रभाव को आप आपातकाल के संदर्भ में कैसे देखते हैं? देखिए, जेपी जी के नेतृत्व में ही पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा था। अंधकार में एक प्रकाश, जयप्रकाश जयप्रकाश, जैसा मैंने प्रारंभ में आपसे कहा था, उसी के नेतृत्व में सभी लोग जो है विपक्ष पूरा एकता के साथ काम कर रहा था। और आखिरी में जब 12 जनवरी 77 को उन्होंने जब लोकसभा की घोषणा की और सभी विपक्षी नेताओं को रिहा कर दिया, तो उसी नेतृत्व में जो गठबंधन बना, उसी नेतृत्व में जनता पार्टी बनी, उसके नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुटता के साथ लड़ा और उसने 350 सीट जो कांग्रेस की थी एक समय 71 में, वो 150 पे आ गई कांग्रेस। 8 राज्यों में चुनाव हार गई इंदिरा गांधी, संजय गांधी स्वयं रायबरेली से इंदिरा गांधी हार गई, संजय गांधी हार गए। देश ने एक अनूठा कीर्तिमान रचा था, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में देश पर काबिज हुई थी। जी, क्या आप मानते हैं कि आपातकाल ने भाजपा की विचारधारा और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत किया? लेकिन निश्चित तौर पर जनसंघ हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, सारे कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने आपातकाल में जो भीषण यातनाएं दी जा रही थी, उन परिवार, उनके लोग तो अंदर थे, वो परिवार जो है इस सारे मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे थे। कहीं उनका आय का साधन टूट गया था, काम करने वाले लोग घर में थे, तो उन सबको देखने का काम, उन परिवार वालों को साहस देने का, उनको सहायता देने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे स्वयंसेवक ने और हमारे जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने पूरी टोली के साथ, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बुक आई है द इमरजेंसी डायरी, उसमें बताया गया है कि उनने भी जो है कभी सरदार का रख के, कभी हैप्पी का रख के, कभी अनेक तरह के ऐसे वेश धारण करके ऐसे लोगों को सहायता पहुंचाई। बिल्कुल। स्वदेश जी, आप कैसे जवाब देंगे उन पीड़ित परिवारों को जिनके सदस्यों को आपातकाल में अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में डाला गया या जबरन नसबंदी करवाई गई? आपातकाल में बहुत सारे लोग जेल में गए हैं जो समाजवादी विचारधारा के थे, वो भी जेल में गए हैं। जैसे हमारे पूर्व मीडिया विभाग के अध्यक्ष माननीय के मिश्रा जी, वो भी जेल में थे और उसके बाद छूटे, आज कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष थे, अभी आजकल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। कुल मिला के सब खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सवाल छोड़े हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि वो स्पष्ट कर दें तो अच्छा होता। जिस तरह से आपने आपातकाल के दौरान उन परिवारों की गुपचुप तरीके से भूमिगत तरह की मदद की, क्या आपने देश की आज़ादी में अगर आप इस तरह का गुपचुप तरीके से कर लेते, अगर आप देश की आज़ादी में हिस्सा ले लेते या आप माफ़ी नहीं मांगते छूटने के लिए, और छूटने के बाद भी अगर भारत छोड़ो आंदोलन में आप शामिल हो जाते, तो आज आपको भी उंगली कटाकर शहादत देने का देश के लिए कम से कम एक नाम मिल जाता। लेकिन सच बात यह है कि कपोल कल्पित बात है। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ बिल्कुल यथार्थ और गूगल पर सर्च करके नोट्स तैयार किया है, चाहे तो आप भी सर्च कर लें। कुल मिलाकर के ये आज सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के रूप में देख रहे हैं इसको। ये आज की जो ज्वलन समस्याएं, मणिपुर का देश का हिस्सा नहीं है। मणिपुर कभी टीवी पे दिखाई देता है आपको? मणिपुर के हालात क्या है किसी से छुपे नहीं, पूरा देश जानता है। माननीय प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर मां तक नहीं बोला और वह मणिपुर गए भी नहीं, और आज तक वहां अशांति फैली हुई है, आज तक बहनों की अस्मतें लूटी जा रही है चौराहे पर। कुल मिलाकर के देश में जो अराजकता फैली हुई है, इसको दिखाने वाला भी कोई नहीं है, सिर्फ प्रचार प्रसार का तंत्र चल रहा है, उसी पर काम हो रहा है। सच बात यह है कि पहले घोषित आपातकाल था और आज अघोषित आपातकाल है। अभय जी, देखिए, मैं सुदेश जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आजादी की लड़ाई गई कांग्रेस के एक बैनर पर लड़ी गई, जिसको जो है सभी लोग उसमें शामिल थे। इन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे सरदार पटेल हों, ऐसे अनेकों लोगों के साथ कांग्रेस के आप अपने नेता का नाम बताइए, अपनी विचारधारा के नेता का नाम बताइए। हाँ, तो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी सभी सरकार में थे, उन्हें सरकार छोड़ के अलग हुए। मेरी बात तो सुन लीजिए। सभी लोग एकजुटता के साथ आजादी का जो संग्राम था, माफी वीर के बारे में बोल दीजिए। किसी ने माफी नहीं मांगी और मैं आपसे फिर अरे आप गूगल सर्च कर लीजिए, 6 बार पत्र लिखकर कहो तो मैं अनुवाद करके हिंदी में अनुवाद कर दूं। क्या माफी वीर 6 बार माफी मांगी और रिहा होने के बाद भी वो आंदोलन में शामिल नहीं हुए? अरे भाई, देश के प्रति आप देशभक्त हैं तो आपको अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए था। आपको अंग्रेजों की मुखबरी नहीं करना चाहिए थी। आपको 60 रुपए महीना, 60 रुपए महीना, 60 रुपए आपको पेंशन नहीं लेना चाहिए थी, लेकिन ये पेंशन अंग्रेजों से आप 60 रुपए महीना पेंशन लेते रहे और आप देशभक्त होने की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं, एक एक करके मैं बात बिल्कुल पूरी कर लूं। जहां तक आपातकाल की बात है, आपातकाल में अप्रैल जून में इंटेलिजेंस ने इनपुट दिया 77 में
कि कानून व्यवस्था और अच्छी होती जा रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया था, साहब को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद से हटना था, कैसे परिवार से, नेहरू परिवार से गद्दी ना चली जाए, परिवारवाद को थोपना था, इसलिए आपातकाल लादा गया। और इस देश ने जो आपातकाल 21 महीने का देखा, उस 21 महीने को फिर से ना दोहराया जाए, इसलिए आज की पीढ़ी को इसका जानकारी होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी की जो ब्लू क्राफ्ट में किताब छापी है, इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फॉर्ज्ड ए लीडर, एक न केवल एक दस्तावेज है बल्कि यह जनसेवा की तपस्या का प्रमाण है। इसे हर युवा को पढ़ना चाहिए। सुदेश जी, अगर आज वही परिस्थिति दोहराई जाए तो क्या कांग्रेस फिर से आपातकाल जैसे कदम का समर्थन करेगी? आज सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है। आज इस तरह की कुचक रचना, षड्यंत्र रचना किसी के बस की बात नहीं है। उस समय संसाधन बहुत कम हुआ करते थे। कम संसाधनों में इस तरह के षड्यंत्र रचने में जिस तरह की भूमिका विपक्ष ने निभाई है वो सबके सामने है। आज ऐसा कोई नहीं कर सकता। आज एक लाइन आप लिखोगे, व्हाट्सएप पे लिखो, चाहे आप फेसबुक पे लिखो या ट्विटर पे लिखो, तुरंत पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में फैल जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन भी हो जाएगा। कुल मिलाकर के अब ऐसी स्थिति कभी न आने वाली है। हाँ, अघोषित रूप से आज भी आपातकाल है, क्योंकि अगर आप सरकार के खिलाफ रहते हैं, विपक्ष अगर सरकार के खिलाफ है तो आपको ईडी, सीबीआई सबका छापा डलवा के आपके घुटने टिकवा दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार खरीद फरोख्त के माध्यम से आपने सरकार चलती हुई गिरा दी और कोरोना के दौरान गिरा दी, जब कोरोना सब प्रवेश कर चुका था देश में, उस समय गिरा दी। इसे कहते हैं अघोषित आपातकाल। इस अघोषित आपातकाल से वो आपातकाल अच्छा था, उसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई। आपके उसमें तो हमने ये देखा है कई लोगों की मृत्यु हुई। नोटबंदी में 100 लोगों की मृत्यु हो गई। आप बता दीजिए, लाइन में लगे गूगल सर्च कर लीजिए। देखिए सुदेश जी, आप आज की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। 2014 के बाद, और मणिपुर तो बहुत दूर चला गया, मध्य प्रदेश में भी सुन लो आप। 2014 के मध्य प्रदेश में राजधानी में देश में ऐसा नेतृत्व मिला है जिसे 25 राष्ट्रों ने अपने राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है। अगर ऐसा होता है तो आज युद्ध के दौरान इनके साथ कोई देश खड़ा क्यों नहीं हुआ? 857 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? आपने 75 देशों में घुमाई की, आपने पिकनिकें मनाई, उसका फायदा क्या मिला? एक देश आपके साथ खड़ा नहीं था। आपकी पूरी तरह विश्व में प्रोपेगेंडा किसे कहते हैं? ऑडियो कट करवाऊंगा एक एक पूरा विश्व उसके नेतृत्व के क्षमता को स्वीकार कर रहा है। कोरोना काल हो, अनेक देशों को मदद देने वाला अगर कोई बना है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत था, जिसे कोरोना काल में भी विदेश में कई देशों को मदद की है। इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने पूरे विश्व में प्रतिष्ठा पाई है। ठीक है, संविधान कितना भी अच्छा, यदि उसे चलाने वाले लोग खराब हैं तो वह बुरा ही सिद्ध होगा। आज जब हम 1975 के आपातकाल को याद कर रहे हैं, तब बाबा साहेब की यह सीख हमें फिर याद दिलाती है कि अच्छे संविधान को भी बुरे इरादों वाले लोग तानाशाही में बदल सकते हैं। संविधान हत्या दिवस केवल इतिहास की एक तारीख नहीं, बल्कि लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराने का अवसर है। इस दिन को याद करना केवल इतिहास के एक अध्याय को दोहराना नहीं है, बल्कि यह दिन हमें लोकतंत्र की कीमत और नागरिक अधिकारों की असली ताकत का एहसास कराता है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।